Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हिंदी में बोलते हैं नियुक्तिकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियुक्तिकरण। मतलब कि किसी भी इंसान को नियुक्त करना, सेलेक्ट करना, अपने यहाँ काम पर रखना स्टाफिंग कहलाता है। किसी भी इंसान को अपने यहाँ काम पे रखना क्या कहलाएगा? स्टाफिंग कहलाएगा। ये एक छोटा सा जो टॉपिक है, लेकिन छोटा है नहीं, जितना छोटा सिंपल सा देखने में लगता है, लेकिन इस टॉपिक से डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएंगे। दूसरा, इस टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? स्टाफिंग का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग का जो प्रोसेस होते हैं, उसके बाद फिर HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद फिर जो है रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में होंगे। ठीक है, यदि हम बात करते हैं स्टाफिंग को तो नियुक्तिकरण बोलते हैं। अब ये स्टाफिंग जो होता है, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? थर्ड फंक्शन है। टोटल मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा स्टाफिंग। तो ये स्टाफिंग है। ठीक है, तो देखो नोट्स में भी हमने ये लिखवाया है। यह जो है मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है। स्टाफिंग क्या है? मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? तीसरा फंक्शन है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में यदि हम समझते हैं तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब खाली जगहों को भरना। बचपन में सारे सब्जेक्ट में पढ़ते थे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? तो जो खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, फिल इन द पोस्ट। ठीक है, जो पोस्ट खाली है एक नौकरी में, उस खाली पद को भरना स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का खाली पद को भरना क्या कहलाएगा? स्टाफिंग कहलाएगा। ठीक है, स्टाफिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियुक्तिकरण। यह जो होता है मैनेजमेंट का जो होते हैं तीसरा फंक्शन है। यह मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? तीसरा फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है? खाली जगहों को भरा जाता है। स्टाफिंग का मतलब खाली स्थानों को भरना। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? सीधा शब्द में हमने यही लिखवा है, इट इज़ कनेक्टेड विथ फिलिंग वेरियस पोजिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्थान के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार का पोजीशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार का काम होते हैं। सारी जगहों, सारे पोस्टों पे प्रॉपर जो है एम्प्लॉय है या नहीं है, यह जो खाली है उसे भरना क्या कहलाएगा? स्टाफिंग कहलाएगा। इसमें जब भी डेफिनेशन आप लिखते हो, स्टाफिंग का मतलब लिखते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टाफिंग या डिफाइन स्टाफिंग, तो ये जान लो कि ये एक सवाल 5 नंबर के नहीं आएंगे। ठीक है, स्टाफिंग में 5 नंबर का सवाल 2 प्रकार से होता है। स्टाफिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टाफिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों एक साथ मर्ज रहेंगे 5 नंबर के सवाल में। यदि 2 नंबर के सवाल में पूछता है स्टाफिंग क्या है, तो सीधे शब्दों में जवाब दे सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वेरियस पोस्ट होते हैं, वेरियस एक्टिविटी होते हैं। सारे एक्टिविटियों पे प्रॉपर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, सारे एम्प्लॉयों में जो है सारे एक्टिविटियों में प्रॉपर एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना स्टाफिंग कहलाता है। यह मैनेजमेंट का तीसरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यदि 5 नंबर के सवाल में आते हैं तो तुम्हें सबसे पहले अपने मन से, जब भी 5 नंबर का सवाल आएगा तो जवाब कैसे देना होता है, तो जवाब में तुम स्टाफिंग से क्या समझते हो, स्टाफिंग तुम्हारे लैंग्वेज में क्या है, क्या किसे स्टाफिंग कहा जाता है, अपने शब्दों में जवाब देना। दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कोई ऑथर का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ऑथर का डेफिनेशन लिखवाएंगे, लिखवाए हुए हैं, एक थियो हैमन और दूसरा जो है कुंज एंड ओडोनेल। 2 ऑथर का डेफिनेशन लिखवाया गया।
तो लिखना कैसे है 5 नंबर में, पहले खुद से, दूसरा पैराग्राफ में ऑथर का डेफिनेशन, तीसरा पैराग्राफ में कंक्लूजन, मतलब कि पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ ये दोनों का समरी तीसरा पैराग्राफ में। इस प्रकार से जो है स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, सबका जवाब ऐसे ही देने हैं। इसलिए जब भी हमने डेफिनेशन से लिखवाया होगा चैप्टर के शुरुआत वाला, चाहे मैनेजमेंट का डेफिनेशन, चाहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन, चाहे प्लानिंग का डेफिनेशन, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन, चाहे स्टाफिंग का डेफिनेशन, सभी डेफिनेशंस में ऑथर का नाम जरूर शामिल करना है। कुछ बड़े बड़े ऑथर्स भी हैं, जैसे थियो हैमन हो गए, जॉर्ज आर टेरी हो जाएंगे, हेनरी फयल हो जाएंगे, कुन ओडोनेल हो जाएंगे, हार्लोड, उसके बाद जो है कुछ को और यदि आगे मिलते हैं तो उन लोग का भी बताएंगे। तो ये सब कुछ बड़े ऑथर हैं। डेफिनेशन में कोशिश करना यही इन्हीं का नाम डालने का। और जब भी तुम डेफिनेशन लिखते हो तो कोशिश करना है कि ये डेफिनेशन उनके लैंग्वेज में हो, जैसे उन्होंने बोला है हूबहू वैसे लिखने का कोशिश करो, क्योंकि कंक्लूजन में तो तुम उनका तोड़ मोड़ के जोड़ रहे हो नीचे, लेकिन डेफिनेशन जो बाई ऑथर है तो कोशिश यही करना है कि उनके लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमने लिखवाया थियो हैमन का डेफिनेशन। थियो हैमन, ठीक है, तो थियो हैमन का क्या कहना है? तो थियो हैमन बोलते हैं इसके रिगार्डिंग में कि स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विथ द प्लेसमेंट। स्टाफिंग जो है वो प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है। प्लेसमेंट सुने होंगे, प्लेसमेंट शब्द का इस मतलब जानते होंगे। तो देखो प्लेसमेंट क्या होता है, बचपन में बहुत बार सुने होंगे कि ये काम कर रहा था, वहाँ पर फलाने जगह पढ़ रहा था, वहीं से उसको कॉलेज वाले रिसीव कर लिए, वहीं से जॉब वाले जो कंपनी वाले रिसीव कर लिए, ठीक है, उनको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया। मतलब कि प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई जगह पे फिल हो जाना, फिट हो जाना, ठीक है, कोई प्लेस पे फिट हो जाना। मान लो कि तुम अपने लाइफ में फिट हो, मतलब कि एक इंसान को नॉर्मली क्या चाहिए होता है? एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को अपना लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए क्या उम्मीद होते हैं? अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा नौकरी, अच्छा परिवार। लेकिन फैमिली आजकल मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो लेकिन एक फिर भी ये उम्मीद तो है, और क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो ये 4 चीज़ तो ठीक है। अच्छा फैमिली, अच्छा एक पोस्ट, जॉब सिक्योरिटी। यदि हम अपने समाज की यदि हम बात करें, जो आदमी को अच्छा नौकरी मिला हुआ है, सफिशिएंट नौकरी मिला हुआ है, तो हम ये बोलते हैं कि वो सेटल्ड इंसान है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो सेटल्ड हो गया, उसको क्या सोचना है भाई, वो तो सेटल्ड है ना। सेटल्ड अर्थात प्लेसमेंट, मतलब कि वो प्लेस्ड हो चुका है, उसको ऑलरेडी अब कोई झमेला नहीं है। तो थियो हैमन भी यही बोलते हैं, स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसमेंट प्रोवाइड कराना, किसी को सेटल करवा देना। अब देखो, जब भी आप नौकरी दोगे, जब भी नौकरी दो, क्या ऐसा कभी होता है कि एक पोस्ट पे, आज जो मैंने उस पोस्ट पे उसको मैंने हायर किया, वही पोस्ट पे, वही सैलरी पे उसको जब तक वो काम करने का टर्म्स होंगे तब तक वो काम करेगा? ऐसा होता है कभी? मान लो कि मैंने किसी भी स्टाफ को जो है ऐसे टीचर मैंने अपॉइंट किया और उससे मैंने सैलरी जो है 10,000 रुपये दिया। आज यदि 50 साल के बाद, 60 साल का वर्किंग आवर नॉर्मली ऐसे माना जाता है, 60 साल तक, तो 50 साल या 60 साल जब वो हमारे यहाँ से रिटायर्ड होना चाहता है, क्या उसका वही पोस्ट, वही टीचर, वही 10,000 रुपये पे काम करेगा? नहीं होने चाहिए। तो थियो हैमन भी यही बात बोलते हैं, जब आप किसी को प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हो तो थियो हैमन क्या बोल रहे हैं? तो थियो हैमन का कहना है कि स्टाफिंग का मतलब होता है किसी को प्लेसमेंट देना। जब प्लेसमेंट देते हो तो एक बात पे ध्यान में रखना कि उस एम्प्लॉय का ग्रोथ होना चाहिए, उस एम्प्लॉय का ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ के साथ साथ क्या होना चाहिए? उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए। देखो, कुछ बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक साथ मान लेते हैं कि दोनों एक है। जी नहीं, ग्रोथ अलग चीज़ होता है, डेवलपमेंट अलग चीज़ होता है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ रहा है। डेवलपमेंट, जी नहीं, डेवलपमेंट हमने बोला। तो देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों अंतर होते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होते हैं कि ग्रोथ में हम क्या करें, अपना पोजीशन बढ़ रहा है मेरा। हम पहले जो थे जूनियर टीचर थे, अब सीनियर हो रहे हैं, अब और सीनियर होते जा रहे हैं, ये हमारा ग्रोथ हो रहा है। डेवलपमेंट हमेशा इंटरनल एक्टिविटी होता है।
अब हमारे मानसिकता, हमारी सोच की क्षमता, हमारा एक्सपीरियंस ये डेवलप होते हैं। ठीक है, जॉब डेवलप नहीं होते, पोस्ट डेवलप नहीं होते हैं। डेवलपमेंट जब भी होगा तो नया चीज़ से होगा, नया चीज़ को। हाँ, ये कह सकते हो डेवलपमेंट कब, मान लो कि कोई एक टीचर है जो एनसी क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया था, एनसी से हो गया यूकेजी, तो इसका आप बोलोगे कि ग्रोथ हो रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे इसको। ये एनसी से यूकेजी में, एलकेजी में गया, एलकेजी से 1 यूकेजी में पढ़ाने जा रहा है, यूकेजी से 1 क्लास में जा रहा है, 2 क्लास में जाने लगा, 3 क्लास में जाने लगा, 4 क्लास में जा रहा है, तो ये उसका ग्रोथ हो रहा है। अब यदि इसमें डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो एनसी वाले बच्चों को पढ़ा रहा था तो एनसी लेवल का उसका थॉट था, विचार था, सोचता था। यूकेजी में पढ़ा रहा है तो अपना थॉट्स, अपना विचार को भी ये इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार एनसी, एलकेजी, यूकेजी वाले बच्चे को सिखाया जाता है वैसे 5-6 वाले बच्चों को नहीं सिखा सकते हो। सिखा सकते हो? एनसी, एलकेजी, यूकेजी वाले बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? नॉर्मली एक्टिविटी करा के सिखाया जाता है। टीचर यहाँ तक देखते होगे यदि, तो टीचर्स वगैरह खुद डांस वगैरह करके सिखाते रहते हैं, नहीं सिखाता है। लेकिन क्या बताओ कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब वाले बच्चों को तुम वैसे सिखाओगे? नहीं जी, ऐसे और विश नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे नहीं कर सकते हो। उस समय बच्चे जो हैं, देखो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनके लेवल पे हम लोग सिखाते हैं। जब बच्चे सीनियर होते जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल होते रहता है, तो उनके लेवल पे जाकर के सिखाना पड़ेगा। तो टीचर का जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, ये इससे हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन जो एनसी, एलकेजी, यूकेजी ये बढ़ रहे हैं, इनका ये ग्रोथ हो रहा है, और इधर से जो इनका मानसिकता बढ़ रहा है, ये डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों में अंतर होता है। तो थियो हैमन का क्या बोलना है कि जो है स्टाफिंग एक प्लेसमेंट है जिससे एम्प्लॉय का ग्रोथ होना चाहिए और साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, सारे एम्प्लॉय का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम कर रहा है उसको ग्रोथ करवाओ, खराब काम कर रहा है उसको ग्रोथ नहीं करवाओ। तो थियो हैमन बोलते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर है, मतलब कि अच्छा काम करता है, उसको तो ग्रोथ करवाओ, दो, उसको सैलरी बढ़ाओ, जो बढ़ाना है बढ़ाओ। लेकिन जो इनएफिशिएंट है, मतलब कि योग्य नहीं है, उनको भी थोड़ा सा पीछे से पुशअप करो, थोड़ा बहुत ही उनका इंक्रीजमेंट करो। बाकियों को इंक्रीजमेंट करो तो उनकी तुलना में इनको भी थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट करो। इससे क्या होगा, ये भी अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे, और मोटिवेटेड फील करेंगे, कुछ तो ज़रूर सुधार करेंगे। और कुछ, यदि एक इंसान अपने लाइफ में कुछ ही बदलाव करने को सोच ले तो वो कुछ, बहुत कुछ बन सकते हैं, थियो हैमन का बोलना है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही जो है सारे एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करवाना है, ना कि सिर्फ 1-2 एम्प्लॉय एफिशिएंट हो। याद करना, हेनरी फयोल 2nd चैप्टर में पढ़े थे। हेनरी फयोल जो प्रिंसिपल दिए थे, उन्होंने बोला था क्या कि जो स्टाफ जैसे काम करते हैं उनके अनुसार सैलरी दो। थियो हैमन का क्या बोलना है, ग्रोथ करवाओ तो सबका ग्रोथ करवाओ। हाँ, किसी का ज़्यादा करवाओ, किसी का कम करवाओ, लेकिन ग्रोथ करवाते रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्या होंगे, दोज फंक्शंस इट विल इज टू गेट द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स एंड अदर इंडिविजुअल्स। इसमें देखो क्या होते हैं, थियो हैमन का क्या बोलना है, तो थियो हैमन बोलते हैं कि स्टाफिंग एक प्लेसमेंट है। ठीक है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने का। स्टाफिंग क्या है, एक प्रोसेस है स्टाफिंग का जिसमें प्लेसमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, और इसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज शामिल होने चाहिए। जब सारे एम्प्लॉय का ग्रोथ शामिल होंगे तो ये लोग अपना बेटर देने का कोशिश करेंगे, ये लोग अपना बेटर देंगे, और यदि बेटर देते हैं तो आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन का जो बाबू तुम्हारा गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा, इसे तुम अचीव कर सकते हो। मतलब कि यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाना है तो थियो हैमन का बात मानना पड़ेगा। समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक बात बताना जरा, हमने बोला समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होते रहना चाहिए, मतलब कि स्टाफिंग कौन सा नेचर का है, स्टाफिंग कौन सा नेचर है, मतलब कि वन टाइम, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग वन टाइम किए जा सकते हैं, ओकेशनली किए जा सकते हैं, कंटिन्यूअस किए जा सकते हैं, या ऑल ऑफ दिस किए जा सकते हैं।
करना क्या चाहिए, कंटिन्यूअस, यानी कि स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूअस इन नेचर होगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसका बन गया। ठीक है, स्टाफिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एम्प्लॉय का सिलेक्शन होते रहना चाहिए। आगे फिर देखते हैं कुंज एंड ओडोनेल का क्या कहना है। कुंज एंड ओडोनेल, ठीक है, ये भी ऑथर है। इनका क्या कहना है, मुझे ज़्यादा इफेक्टिव कुंज एंड ओडोनेल वाला लगता है जी। देखो इनका थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ा होता है बाकियों की तुलना में, लेकिन इनका वाला ज़्यादा असरदार होता है। ये क्या बोलते हैं कुंज एंड ओडोनेल, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 नहीं, कौन कौन, फंक्शनल और डिविजनल, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुंज एंड ओडोनेल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको मैनेज करने के लिए, मतलब कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए जो है स्टाफिंग का होना जरूरी है। ठीक है, ताकि देखो थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। अब इसमें जब तुम क्या करते हो अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल, ठीक है, कुंज एंड ओडोनेल का क्या कहना है कि स्टाफिंग जो होता है यह एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। किसको सेलेक्ट करेंगे बाबू, एफिशिएंट वर्कर को। एफिशिएंट वर्कर को क्यों सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, यह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग मैनेज कर सके। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे, देखो कुंज एंड ओडोनेल क्या बोलते हैं, तो कुंज एंड ओडोनेल का कहना है कि स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं एफिशिएंट वर्कर का। ठीक है, अब ताकि वे जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैनेज कर सके बेहतर तरीके से। तो जब एक बार हमने किसी को सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ऐसे ही मुंह उठा के हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। कुंज एंड ओडोनेल सीधे शब्दों में बोलते हैं कि हम किसी को ऐसे ही जो है हम मुंह उठा के सेलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसे नहीं बोलते थे कि मुंह उठा के सेलेक्ट करना, लेकिन हम बोल रहे हैं कुंज एंड ओडोनेल का ये कहना था कि हम एफिशिएंट वर्कर को सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम एफिशिएंट वर्कर को सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए प्रोसेस है, ऐसे किसी को हम नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फुलफिल करते हुए हम एक एफिशिएंट वर्कर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, जब एक बार एफिशिएंट वर्कर का हमने सिलेक्शन कर लिया तो उसके फ्यूचर को भी हमको देखना है, उसका फ्यूचर पे भी हमें ध्यान देना है, मतलब कि टाइम टू टाइम उसको अप्रेजल देना है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या देंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस का मतलब तो समझ में आ रहा है ना। अप्रेजल शॉर्ट शब्दों में समझो तो तारीफ रखो, परफॉर्मेंस के आधार पे एम्प्लॉय को तारीफ करते रहो, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहो। देखो बहुत बार होते क्या ऑर्गेनाइजेशन में, जानते हो फंक्शंस होते हैं, मीटिंग होते हैं, ज़्यादा तुमको परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर वगैरह मीटिंग वगैरह होते रहते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, पार्टियाँ होती रहती हैं, सीधा वही फंक्शंस में वही पार्टी में जाओ, माइक को उठा लो, लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन हियर, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अब सारे स्टाफ हो जाएंगे, आ जाते हैं, ध्यान में आएंगे, तो थोड़ा सा 2 लाइन बोल दो कि आज हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इतना ऊंचा चल रहा है। इनमें एक बहुत महान व्यक्ति का जो है हाथ रहा है और उनका नाम थोड़ा सा ले लो, फिर उनके लिए तालियां बजा दो, इससे जो है वो खुद पे मोटिवेट फील करेगा। सस्ते में भी निकल गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसको अप्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में और बेहतर होते सके। और मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल का होना ज़रूरी है। स्पेशली जानते हो बैंक वगैरह, बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह है ना, तो वे लोग बैंकिंग सेक्टर्स में, तो मैंने उन लोगों का देखा है। अक्सर वे लोग क्या करते हैं, बैंक में कहीं जब टूर वगैरह पे जाना होता है, ठीक है, तो टूर पे जाना होता है, तो वहाँ पे जब टूर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको तारीफ़ किया जा रहा है, फूल माला पहनाया जा रहा है।
इससे क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा लगता है भाई आज मेरे वजह से कंपनी का और बैंक को जो है टारगेट फुलफिल हुआ है, इसीलिए हम लोग टूर पे गए हैं, ऐसा फीलिंग होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है। सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल ही नहीं देना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ साथ तुमको ट्रांसफ़र भी देखना है, प्रमोशन भी देखना है। देखो ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। एक बात मुझे बताना, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, इस लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, ओके। इस लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं, वर्टिकल। एक बात जान लो कि ट्रांसफ़र तब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, और प्रमोशन जो होता है वो वर्टिकल होता है। ये याद रखना, ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, अरे हमको यहाँ प्रमोशन लिखना था, प्रमोशन जो है वो वर्टिकल। क्यों? देखो एक पोजीशन है, मान लो कि तुम यहाँ पर पीओ हो, ठीक है, तुमको ट्रांसफ़र होंगे तो तुम्हारा पोस्ट नहीं बदलता है, वही पोस्ट रहता है, तुम ब्रांच बदल जाते हैं, अलग प्लेस बदल जाता है, जगह बदल जाते हैं। तो यहाँ पीओ थे, हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे ब्रांच में हम गए, वहाँ भी हमने पीओ का ही काम कर रहा हूँ। दिस वन इज नोन एज ट्रांसफ़र। सेम पोस्ट पे जा रहे हो, सेम पोस्ट पे जा रहे हो, इसलिए ये कहलाता है। जबकि प्रमोशन ऑलवेज जो है डाउन टू टॉप की ओर फ्लो करता है। आज तुम हो सकते हो कि एक लोअर पोस्ट पे हो, कल को और सीनियर पोस्ट पे गए हो, बढ़ गए, तो लोअर से ऊपर की ओर चले गए, तो ये प्रमोशन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल, स्टाफिंग जो होता है एक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एफिशिएंट वर्कर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसके लिए समय समय पे अपने एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, देखो हर चीज़ में तारीफ नहीं करना है। जब गलत कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दो भाई, ट्रांसफ़र कर दो, डांट भी सकते हो। अब देखो ट्रांसफ़र का मतलब लोग अक्सर यही समझते हैं कि यदि मान लो कि हम बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लोग अक्सर ये समझते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। ये तुम्हारा एक नज़रिया है देखने का। अक्सर एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करने के पीछे कई कारण होते हैं। मान लो कि कोई एक जगह है, मेरा ही ब्रांच जो है एक जगह और है कहीं पर, वहाँ का स्टाफ जो है बेहतर नहीं पढ़ा पा रहा है, यहाँ का स्टाफ बेहतर पढ़ा रहा है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ का स्टाफ को वहाँ भेज रहा हूँ ताकि वहाँ का भी माहौल बनाया जा सके। ये तो बेचारा एफिशिएंट है, ये तो एफिशिएंट है, मैंने उसको वहाँ पर भेजा। तो बताओ कि जो लोग सोचते हैं कि बेहतर काम नहीं करता है तब भेजते हैं, तो ये तो बेचारा बेहतर काम कर रहा है, फिर भी मैंने वहाँ पर भेज दिया, इसलिए भी प्रमोशन ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का सोच अलग चीज़ होता है। ट्रांसफ़र इसलिए भी कराया जाते हैं ताकि उस क्षेत्र में जो है वेल डेवलप हो सके। ठीक है, अक्सर एक बात पे ध्यान रखना, ट्रांसफ़र वह जगह पे होता है जहाँ पे डेवलपमेंट की आवश्यकता होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत होंगे वहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। खैर ओवरऑल बताओ स्टाफिंग का जो है डेफिनेशन में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, मतलब कि यदि हम बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषता है, तो विशेषता में कुछ नया चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ नया है लेकिन ज़्यादा भी नया नहीं है। एक बात पे ध्यान रखना, जब भी यदि तुमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, चाहे वो प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो या कंट्रोलिंग का हो, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमेशा होते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में जब स्टाफिंग पढ़ा रहे थे तो बोला था ये कंटिन्यूअस फीचर होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग एक बार नहीं किया जाएगा, 2 बार नहीं किया जाएगा, ओकेशनली नहीं किया जाएगा, ये लगातार होते रहेंगे, लगातार होते रहते हैं। मतलब कि नंबर 1 की यदि हम बात करते हैं तो स्टाफिंग क्या होता है, तो नंबर 1 ये कंटिन्यूअस है। सॉरी स्पेलिंग गलत होगा, अरे हम जान रहे हैं कि गलत है लेकिन इग्नोर करो। ठीक है, स्टाफिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस इन नेचर है, लगातार होते रहेगा, एक बार करके नहीं रुकना है। ये एक बार हमने किया दोबारा करेंगे, दोबारा हमने किया तिबारा हम करेंगे, तिबारा हमने किया चौबारा हम करेंगे, चौबारा किया 5 बार करेंगे। ऐसे ये लगातार जब तक ऑर्गेनाइजेशन में दम है तब तक स्टाफिंग होते रहेंगे। ठीक है,
जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक हमें क्या करने की आवश्यकता है, स्टाफिंग करना है, नंबर 1। नंबर 2, रिलेटेड विथ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित होता है। देखो रिसोर्सेज पढ़े होगे बचपन में, सोशल स्टडीज वगैरह में भी पढ़े होगे, ठीक है। रिसोर्स संसाधन, ठीक है। हम यहाँ पर मानते हैं कि सबसे बड़ा रिसोर्स इंसान है, इंसान से बड़ा और कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है, ठीक है। इसमें हमने ये भी लिखा है ऑल ह्यूमन बींग्स आर रियल रिसोर्स। सबसे एक बिजनेस के लिए वास्तविक रिसोर्स फर्नीचर, टेबल, ये सब हो सकते हैं, मशीन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। रिसोर्स सबसे बड़ा ह्यूमन बींग्स है। तो जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब भी हम स्टाफिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा सोच विचार हमें किस चीज़ पे करना चाहिए, एक बेहतर इंसान का सिलेक्शन करने के लिए। इसके अंदर देखो हमने क्या लिखवाया है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर द रियल रिसोर्स ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी व्यवसाय के लिए जो रियल में जो रिसोर्स होते हैं वो इंसान होते हैं। स्टाफिंग फंक्शंस इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मेंटेन इट। स्टाफिंग का फंक्शंस में क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट कराया जा सके, उसको ग्रोथ करवाते रहे और उसका सिलेक्शन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैनेजर्स हैव टू अप्लाई बिहेवियरल अप्रोच व्हाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉइज मैटर। एम्प्लॉई की बातों को सुनने के लिए, एम्प्लॉई के साथ घुलने मिलने के लिए, उस एम्प्लॉय के उसके बिहेवियर को हमें जांचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, चेक करना। मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं आता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, ठीक है। बोलने का उसको कहो कि तमीज़ नहीं है। अब बताओ क्या सिर्फ उसको बोलने का तमीज़ नहीं, उसकी वजह से उसको हम निकाल दें? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो है, यही हमने बताया है, डील्स विथ, इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स, इसके अंदर हमने यही बात बताया कि जब एक मैनेजर उसके मैटर पे देख रहा होगा तो कुछ उसकी कमियां को नज़रअंदाज कर दे, बिहेवियर के अनुसार ढल जाए। अक्सर इसलिए देखोगे, अक्सर होता क्या, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे ना, मान लो तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, सपोज करो तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, और यदि तुम वो डॉक्टर के पास ऐसे स्वस्थ रहोगे तो जाओगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बीमारी रहेगा तभी जाओगे। तो सपोज करते हैं किसी भी प्रकार का एक बीमारी है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास तुम जाओगे ना, तो डॉक्टर तुमको उसी के जैसा तुमको ट्रीट करेगा। मतलब नहीं समझ में आया? एक देखो, यदि एक गुस्सा वाला आदमी जो होता है, एक नॉर्मल सा हंसमुख आदमी जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ बातचीत होगा। तो डॉक्टर एक एफिशिएंट, चूंकि डॉक्टर एक एफिशिएंट डॉक्टर है, तो उसके साथ हंसी मजाक में ही बात करेगा, ताकि उसका इलाज में जो है, जब वो इलाज करवाने आ रहा है तो उससे ये लगे कि अरे ये मेरा अपना जगह, अपनापन मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरी भावनाओं को समझ रहा है। आई बात समझ में? एक गुस्सा वाला आदमी जाएगा, गुस्सा वाला, अब ये डॉक्टर यदि गुस्सा में, ये भी गुस्सा में जवाब दे तो डॉक्टर का मरीज क्या बोलेगा, डॉक्टर है कि क्या है पता नहीं, सीधा उठ के भाग जाएगा। अब ये बेचारा डॉक्टर है, ठीक है, इसको गुस्सा इसको भी बहुत आता होगा, लेकिन जब पेशेंट वैसा आया है तो ये बेचारों को पेशेंस रख के जवाब देगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका गुस्सा तो यूँ ख़त्म करवा देंगे हम, बस ऐसा करिए ना आप, हमारे को ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। तो उसको भी इस तरह से ढाल लेना है ताकि उसके अपने इमोशंस पे यह एक कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये ह्यूमन बिहेवियरल है, मतलब कि जब भी हम किसी भी इंसान को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर को हमें जज करना पड़ेगा पहले, उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। देखो तीसरा पॉइंट में हमने जो लिखवाया है, स्टाफिंग जो है ये वाइडर स्कोप है,
मतलब कि स्टाफिंग का एक स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने स्टाफिंग के लिए हमने किसी भी आदमी को सेलेक्ट कर लिया, किसी भी आदमी को हमने अपने यहाँ रख लिया, हमने स्टाफिंग कर लिया। नहीं, स्टाफिंग में बहुत काम करना पड़ता है। इसमें स्टाफिंग करने से पहले हमको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि किससे हम हायर करेंगे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमें लागू करना पड़ेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस, प्लेसमेंट देना, प्लेसमेंट दे देने के बाद जब अपने यहाँ रख लिए नौकरी पे तो मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद भी टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, परफॉर्मेंस अप्रेजल देते रहो, प्रमोशन करवाओ, ट्रांसफ़र कराओ, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो एक स्टाफिंग के अंदर वाइडर स्कोप है। चौथा जो हमने लिखवाया है, इट इज इनविजिबल इन नेचर। इनविजिबल, अदृश्य है। स्टाफिंग का प्रोसेस को हम लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। इसके अंदर हमने क्या लिखवाया, द वर्क ऑफ एम्प्लॉय कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये भी सही बात है। अब बताओ कौन सा एम्प्लॉय कितना मेहनत कर रहा है, क्या हम बैलेंस शीट में उसको दिखा सकते हैं? बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं? एक जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ तो हमको बैलेंस शीट में दिखाना होता है ना। तो एक एम्प्लॉय का एफिशिएंट वर्क जो है हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि वो कितना भी खर्च क्यों ना कर दे उस चीज़ पे। देखो कुछ लोग होते क्या हैं, कुछ आदमी लोग ऐसे करते हैं, जो हमने स्टाफिंग पे हमने सपोज करो कि हमने 5 लाख का खर्चा किया, ये बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं कि 5 लाख मेरा स्टाफिंग पे खर्चा गया, एक्सपेंस गया, लेकिन ये गलत चीज़ है। स्टाफिंग पे किया गया पैसा, खर्च किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन इससे हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं। चाहे हमको रिक्रूटमेंट करने में कितना रुपया भी खर्च क्यों ना हो गया हो, चाहे हमको सिलेक्शन प्रोसेस में क्यों ना खर्चा हो गया हो, चाहे हमको जो है प्लानिंग करने में क्यों ना खर्चा हुआ होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में क्यों ना खर्चा हुआ होगा, प्रमोशन कराने में क्यों ना खर्च हुआ है, ट्रांसफ़र कराने में क्यों ना खर्च हुआ है, ये सारे खर्च को हम बैलेंस शीट के अंदर मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किया जाता है। ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल नीड है, सेल्फ स्टीम नीड है, और सेल्फ स्टीम नीड को कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ व्यवसाय बिजनेस से रिलेटेड जो होते हैं उसी को दिखाया जाता है। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब आगे फिर हमने लिखवाया है इम्पोर्टेंस, महत्व। महत्व, ठीक है, मतलब कि स्टाफिंग का हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग क्यों करनी है। ठीक है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए स्टाफ्स का सिलेक्शन रिक्रूटमेंट क्यों करेंगे, ताकि इससे हमारा पहला फ़ायदा क्या हो जाएंगे। तो इसमें हमने लिखवाया है कि डिस्कवर एंड ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सन। मतलब क्या हो गया, जब पूरा एपिसोड देखने के लिए डीवी कॉमर्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.